गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मजे में चलिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर आपका पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक को ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एपिसोड में पी ब्लॉक में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी, याद है? फिजिकल प्रॉपर्टीज बाइंड अप हो गई थी, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी अपनी। तो उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक में आपको याद होगा, मैं आपको हाइड्रोजन से रिएक्शन बाकी है, ऑक्सीजन से करा दी थी, हेलोजन से करा दी थी और पानी से रिएक्शन करा दी थी। तो ग्रुप 13,14 ये है आपका। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको देख रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन से कर चुके हैं, वाटर से कर चुके हैं और क्लोरीन मतलब हेलोजन से रिएक्शन हो चुकी है। तो अगला हेडिंग है अपना रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो अपना हेडिंग क्या है बच्चों अभी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, चलो ये नीचे कर देता हूं बच्चों। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन ये अपना पॉइंट है। पी ब्लॉक 13 एंड 14 ग्रुप ये अपना हेडिंग है, कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या होगा? कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म्ड। अगर हम बात करें कोवलेंट हाइड्राइड जो है वो बनेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत है? चले हम आगे। अब देखो 13 ग्रुप है और ये 14 ग्रुप है। तो 13 ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात करूं तो BH3, AlH3, GaH3, INH3, ठीक है ना, ये है। भाई ये सारा का सारा गड़बड़ है, रीस्टार्ट कर रहा हूं, मतलब पूरी सेटिंग गड़बड़ हो रही है। पी ब्लॉक ग्रुप 13,14, सॉरी पूरा का पूरा कैमरे को ही डिस्टर्ब कर रखा है, तो अब क्या करूं? ठीक है, अब हम लोग यहां पर पहला पॉइंट है हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा? कोवलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म्ड। क्या बनेंगे? कोवलेंट हाइड्राइड बनेंगे। क्लियर हो गया? ग्रुप 13 है तो 13 ग्रुप और ग्रुप 14 है तो 14 ग्रुप। ये हमारे दो केस हैं। तो 13 ग्रुप और 14 ग्रुप। 13 ग्रुप के जो हाइड्राइड है वो कौन कौन है? BH3, और 14 ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं उनकी बात करूं तो कौन से होंगे? CH4,
नीचे वालों में 4 नहीं बनता, तो ये होगा आपका, ठीक है ना। इसमें भी एक आध एग्जाम्पल बनते हैं, बट ज्यादा पॉपुलर यही है, तो मैंने जो पॉपुलर है वो लिखे हैं आपके। इनर्ट पेयर के कारण इसमें क्या हुआ, यहां पर ये प्रॉब्लम आया बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसा हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे। अब देखते हैं अपन आगे की बात। तो अगला जो पॉइंट आता है यहां पर, ये जो हाइड्राइड है ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर के होते हैं और लिवाइस एसिड है। 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कराने वाले। लिवाइस एसिड है, 2 पॉइंट हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी होती है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। अब जहां पर क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे BH3 है, इसे बोरेन कहते हैं, BH3 से B2H6 बनेगा। BH3 ये है, तो ये क्या होगा, B2H6 में डाइमराइज हो जाता है, ठीक है ना। ये तो होगा, लेकिन AlH3 का स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए Al2ClH6 नहीं बनता, मींस ये तो बनेगा, ये नहीं बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है इसके बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता देता हूं। तो इसका कारण है ड्यू टू साइज डिफरेंस बिटवीन एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के साइज डिफरेंस के रीजन से ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे की बात देखो यहां पर। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है, BH3। तो BH3 से B2H6 का मतलब, इसे कहते हैं डाइबोरेन। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, इसकी स्ट्रक्चर देखो। ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि यहां पर जब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन पर, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं। तो अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, कभी ये वाला बॉन्ड देखो यहां से माइग्रेट करके इधर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड उठ के उधर चला जाता है। समझ में आ गया? ये वाला बॉन्ड इधर से इधर आ गया, इधर वाला बॉन्ड उधर चला जाता है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो ये लगातार ऐसे के ऐसे ही लगातार रोटेट होते रहते हैं ये बॉन्ड, मतलब बॉन्ड एक ही है, इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो जब ये ऊपर वाला नीचे आएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता, तो ये लगातार ऐसे रोटेट होते रहते हैं। हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल दो। मयूर, टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर आता हूँ, शायद मैं तो सबसे ज्यादा रेगुलर आता हूँ, घबराओ मत। आपको एक्चुअली क्या होगा कि वो यूट्यूब पे कुछ एपिसोड यूट्यूब पर होते हैं, कुछ पेड में होते हैं, तो वहां कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। नाउ अब देखते हैं अपन, ये जो 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ये 4 जो हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ये है आपकी टर्मिनल हाइड्रोजन्स। ये जो हाइड्रोजन है, इनकी कौन सी हाइड्रोजन है, तो इन्हें कहते हैं हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल दो।
अब टर्मिनल हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन है जिनका नाम क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये किस टाइप के हाइड्रोजन है, इनमें देखो ये जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हो रहे हैं ये फिक्स है, यहीं के यहीं पे ही है, ये बॉन्ड कहीं रोटेट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, 2C2E टाइप, 2C2E टाइप, ये है आपका केस। 2C2E टाइप का मतलब है कि 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप। ये आपका 4 हाइड्रोजन जो है वो ऐसे हैं। अब बीच वाली जो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये क्या है, कभी यहां पर है बॉन्ड, कभी यहां पर है, तो बॉन्ड तो वही है, एक ही बॉन्ड है, मतलब 1 बॉन्ड मींस 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेंटर कितना है, 1 2 3। ये बॉन्ड यहां से उठ के इधर आ गया तो 1 2 3, 3 के बीच में सेंटर हो रहा है। तो ये जो है इनका नाम होता है ब्रिज हाइड्रोजन्स। और ये क्या है आपका, तो 3C2E टाइप की हाइड्रोजन है, 3C2E टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। हाँ या ना, 3 के बीच में सेंटर्ड है, 2E का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें। आया कि नहीं आया, तो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हो गया। इनके एंगल वगैरह भी हैं तो वो भी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मेन इतना तो आपको याद होना चाहिए बेसिक लेवल पर। कमेंट्स दे दो यहां पर, कोई डाउट है, किसी के मन में कोई बात है तो बोलो भाई। अब देखते हैं हम लोग यहां पर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, तो इस बॉन्ड को कहते हैं, ये बॉन्ड जो है इसे कहते हैं ब्रिज, BRIDEZ, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ये इसी के नाम है। ये जो बॉन्ड बनता है ये ब्रिज बनता है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम है ब्रिज बॉन्डिंग। इसी बॉन्ड का नाम है बनाना बॉन्डिंग। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बोलो। तो ये हाइड्राइड्स की ये वाली बात तो खत्म की, इस पे तो कोई स्पेशल क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है ना। यहां पर इनकी इलेक्ट्रोफाइल नेचर या लिवाइस एसिड स्ट्रेंथ पे भी बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं लिवाइस एसिड स्ट्रेंथ, लिवाइस एसिड स्ट्रेंथ, तो टॉप टू बॉटम लिवाइस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। कोई भी एग्जांपल हो, जो भी लिवाइस एसिड है, अगर एक ही सीरीज में चल रहे हैं तो उनमें टॉप टू बॉटम जो है वो लिवाइस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। कोई दिक्कत है तो बोल दो। ठीक है, यशराज आप रेगुलर हैं यहाँ के या ऐसे ही घूमते फिरते आते हैं वो बच्चे हैं, पीजीसी के बच्चे हो या ओपन यूट्यूब के बच्चे हो यश आप? तो इसका मतलब यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, ऐसे। ये एक और पॉइंट आपका हो गया, बोलो कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं। हाँ, इसीलिए बेटा आपको वो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रखी है, बिल्कुल वो भी चल रही है, कवर हो गई है तो इतना टेंशन नहीं है। अब ये बात अलग है कि यूट्यूब पर सारे नहीं डले हुए हैं, ठीक है ना बेटा। आगे देखो, अगला पॉइंट आता है अपना रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो अगला हेडिंग है अपना रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो ये हम लोग ले रहे हैं अब। तो नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में क्या होगा,
कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे, नाइट्राइड फॉर्म्ड, क्या बनेंगे? कोवलेंट नेचर के नाइट्राइड बनेंगे, कोवलेंट नाइट्राइड्स आर फॉर्म्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, थर्टीन ग्रुप और 14 ग्रुप। नाइट्रोजन ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर टॉप टू बॉटम, ध्यान से सुनना, सारे के सारे, और केवल यहीं पे ये दो ग्रुप में नहीं, पूरे पी ब्लॉक में, पूरे एस ब्लॉक में, दो ग्रुप ब्लॉक की तो बात मैं आपको ब्लाइंडली बोल देता हूं। टॉप टू बॉटम अगर आपसे बात की जाए, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या टॉप टू बॉटम कोई भी रिएक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, ढंग से सुन लेना, टॉप टू बॉटम हर केस में रिएक्टिविटी बढ़ती है। ऑक्सीजन से हो, वाटर से हो, हेलोजन से हो, हाइड्रोजन से हो, किसी से भी हो, केवल नाइट्रोजन को छोड़ दें। नाइट्रोजन के केस में टॉप टू बॉटम चलते हैं ना, तो रिएक्टिविटी डाउन होती है केमिकल्स की, मींस ऊपर वाले केमिकल्स फटाफट नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे नाइट्रोजन के साथ रिएक्टिविटी बच्चों कम हो जाती है। क्लियर? याद रखना। तो 13 ग्रुप में क्या होगा? बोरॉन का बनता है नाइट्राइड BN, एल्यूमिनियम का बनेगा ALN, बाकी औरों के तो इतने कम बनते हैं कि हमने इग्नोर ही कर दिया। कार्बन का बनेगा साइनोजन, ये साइनाइड का हॉल ट्वाइस। ये तीन मेन है यहां पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि बाकी औरों के नहीं बनेंगे, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के साथ बनते हैं, इसलिए हमने उनको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम रिएक्शन विद नाइट्रोजन डिक्रीजेस, ये आपको ध्यान रखने का पॉइंट है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन टॉप टू बॉटम चलने पर कम होगी। कोई दिक्कत है तो बोल दो। ठीक है, खत्म। ये आपको ध्यान रखना। बोरॉन नाइट्राइड अगर मैं बात करूं तो बोरॉन नाइट्राइड जो होता है, जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हुए करा दें, ठीक है ना, और अमोनिया के साथ भी चलेगी गर्म करते हुए, तो क्या बनता है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है, वो बनता है H3 N3 N3H3 B3 N3H6, इसे कहते हैं आप लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। वैसे एक और नाम है इसका बोराजीन, इसका एक और नाम है, वो है बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट आता है, तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं वो समझ लो पहले। क्योंकि देखो ये बेंजीन होती है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की ऑल्टरनेट ऑर्डर में। आप एलिमेंट्री लेवल के हो, 11th के नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो आपको खोल के बना देता हूं मैं बेंजीन, क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो ये आपका ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी लगा दो, ऐसा नहीं कि ये ही ऑर्डर हो, इनके बीच में भी लगा सकते हो, जहां मर्जी हो आप लगा दो, कोई इशू नहीं है उसमें। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। अब अगला केस आता है, तो वो है कि जब बोराजीन बनाते हैं हम लोग, तो बोराजीन में क्या होगा? यही सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल, बस ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन और बोरॉन आ जाएंगे यहां पर। तो ये आपका एक मान लो नाइट्रोजन है इस जगह, तो यहां पर डबल बॉन्ड में बोरॉन है,
यहां नाइट्रोजन है तो यहां डबल बॉन्ड में बोरॉन है, यहां आपका बोरॉन है तो यहां नाइट्रोजन है। क्लियर हो गया? कोई इश्यू है तो बोलो। आ गया समझ में कि नहीं? अब देखो, ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इधर दे देता है। एक्चुअली देखो, सबसे पहले वैलेंसी फुलफिल करो, बाद में समझाता हूं ये कैसे साइकिल बनी। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी फुल हो गई, बोरॉन की भी 3 वैलेंसी फुल हो गई, नाइट्रोजन की भी हो गई, बोरॉन की भी हो गई। जो वैलेंसी फैक्टर है वो समझ में आ गया सबको, यहां तक ये चो। अब नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर क्या है, बोरॉन को दे देगा कि ये ले भैया जलसा कर, तो ये सिंगल बॉन्ड की तरह आप गिन सकते हो इसको। तो अब देखोगे तो स्ट्रक्चर एक जैसी होगी। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? अब बात आती है कि ये बॉन्ड यहां से रोटेट होते रहते हैं, तो रेजोनेंस के कारण वो रोटेट होते हैं, तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है। ऑल्टरनेट सिस्टम अगर कहीं पर आ गया, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो वो रेजोनेंस शो करेंगे ही करेंगे, वो रेजोनेंस शो करेंगे ही करेंगे। तो वो इतना इशू नहीं है, वो ऑर्गेनिक का या रेजोनेंस का पार्ट है, यहां पर अपन लोग आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बोल दो। खत्म? आ गया समझ में कि डाउट है अभी भी? जल्दी बोलो। तो ये आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट नोट करो, आगे की बात करते हैं। नोटेड, वेरी गुड। चलो, अब हम हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाद आगे का पॉइंट देखते हैं। इसमें एक बात समझाऊंगा आपको, वो देखो। इस रिएक्शन को थोड़ा सा एनसीईआरटी के, ये तो मैंने यहां समझाया, अब एनसीईआरटी के हिसाब से भी इसमें एक जो बहुत अच्छी रिएक्शन है वो समझना। देखो क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं B2H6 की। इसकी रिएक्शन जब अमोनिया से करा देते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पर इसके 2 इंस्टॉलमेंट करो। मैंने क्या किया, इसको ऐसा मान लिया BH3 BH3। चलेगा ना? इतनी अकल तो है अपने में। अब एक हाइड्रोजन यहां से उठा के इधर चला गया, तो ये बन गया BH2 और एक बन गया BH4 नेगेटिव। हाइड्रोजन नेगेटिव उसको मिल गया खाली फोकट का, तो वो कहेगा मजा आ गया मेरे को। तो ये समझ में आया।
तो BH2 क्या है, मेरे जैसा गरीब हो गया पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहां से नेगेटिव निकला और इधर आ गया ऐसे H नेगेटिव, तो नेगेटिव निकल रहा है तो ये खुद हो गया पॉजिटिव और ये हो गया BH4 नेगेटिव। अब इसको अपना ऑक्टेट तो पूरा करना पड़ेगा, तो ऑक्टेट पूरा करना है मतलब ये स्ट्रक्चर थी ऐसे, तो ये 2 नाइट्रोजन के साथ अपना ऐसे लॉन पेयर ले लेगा और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये तो सिंपल है, उसको तो समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये प्राइमरी लेवल पर ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। समझ में आई स्ट्रक्चर कैसे हुई? क्या अभी भी कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बाद में आगे जाके B3N3H6 इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और इससे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है तो। खत्म? चलो, तो ये भी वही बात है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, वो भी मैंने आपको करवा दिया, बोराजीन वाला। अब आगे की कुछ रिएक्शंस हैं वो भी देखनी है अपने को। पहले तो ये आपका हाइड्राइड वाला कंसेप्ट था, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गया। इनकी रिएक्शन अपन अलग ही देखेंगे। रिएक्शन विद नाइट्रोजन हो गया, उसमें एक और था ALN, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन। देखो हम वहां डायरेक्ट कंपाउंड बना देते हैं क्योंकि ज्यादा कोई कंडीशंस नहीं है, और इतनी अकल तो है कि इनको बैलेंस तो आप कर ही लोगे ऐसे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम नाइट्राइड यूज्ड, हाँ, फॉर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वगैरह में मतलब थोड़ा एक्सप्लोजिव मटेरियल जो होता है उनमें काम आता है ये। कैसे? तो एक बात है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उसकी जब रिएक्शन कराते हैं वाटर से, तो AlOH का Hol3 बनेगा, साथ में अमोनिया गैस निकलेगी। ये है आपका, ये +3, ये -3, ऐसे। तो हो गया आपका ये वाला केस। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। ठीक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। नेक्स्ट, साइनोजन, CN Hol ट्वाइस, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं। ये है आपका, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोजन। कॉमन नेम है इसका। डाइसाइनाइड तो दिख ही रहा है, इसका नाम क्या है? साइनोजन। अगर मान लो मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये चीज आपको अभी कह सकते हो रटना है, 12th में आओगे जब ये इजीली समझ में आएगी, क्योंकि ये 12th का पार्ट हो गया। तो इसमें जब पानी डालेंगे तो क्या होएगा? साइनोजन में जब पानी डालते हैं तो यहाँ क्या बनता है? तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है। साइनाइड में पानी डालने से क्या बनेगा? तो आंसर है ऑक्जेलिक एसिड बनता है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे, बोलो। खत्म? तो ये रिएक्शन विद नाइट्रोजन के कुछ फंडाज मैंने आपको यहां पर कवर किए। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो देखो, काम काम की जो रिएक्शंस है वो मैंने आपको यहां समझाई। अगली एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। रिएक्शन विद अमोनिया। बहुत अच्छा, अमोनिया का नहीं हो गया, ये तो काम काम का जितना भी था वो हो चुका है आपका कंप्लीट। अब यहां पर हम लोग ले रहे हैं वो है बोरेक्स। बहुत अच्छा है यहां पर बोरेक्स, ये अपना हेडिंग है। बोरेक्स की बात करें
तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स को हम बाद में लेंगे, एक पूरा अलग से पेज है, टाइम लगेगा, तो उससे पहले छुट्टे पहलवानों को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। बोरेक्स एक स्पेशल अलग से करवाता हूं, टाइम रहा तो आज, नहीं तो अगले लेक्चर में बोरेक्स ही करेंगे हम लोग। यहां पर देखो, बोरॉन हाइड्राइड या डाई बोरेन को हम लोग देख रहे हैं, डाई बोरेन B2H6, जैसे एक रिएक्शन मैंने यहां देखी, इसी को हम लोग BH3 मान के भी कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि लिखेंगे स्टेबल फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म है, और ये क्या है आपका, अनस्टेबल है, और यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, अनस्टेबल है, केमिकल रिएक्शंस में यूज होती है। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, अब देखते हैं हम लोग, जब इनकी रिएक्शंस होती हैं तो क्या क्या होगा, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो BH3 में, उधर तो और कुछ चीजें लिख देंगे, BH3 की जब रिएक्शंस होंगी, मतलब ये मत सोचना ये है या ये है। तो देखो, पहला अल्टी पल्टी है, मान लो मैंने कहा यहां पर रिएक्शन हो रहा है NaF के साथ, सपोज, तो क्या होगा, NaF BF3 बनेगा और Na ये बनेगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, अल्टी पल्टी F2 के साथ भी कर सकते हैं। तो यहां पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो BF3 बनेगा, साथ में NaH बनेगा। तो एक सीधा सा फंडा बता रहा हूं मैं आपको, कि जब भी इसकी रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन को उधर भेज दो, उधर का माल इधर कर दो, इंटरचेंज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे LiAl, अच्छा LiF के साथ है, मान लो आपके शायद बुक में है ये, एग्जाम्पल बुक के एक आधा कम ज्यादा हो सकते हैं, तो क्या होगा, इंटरचेंज BF3 प्लस LiH। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अगर मान लो मैं BH3 की रिएक्शन वाटर से, ऑक्सीजन से करा दूं पहले, तो क्या होगा, तो अल्टी पल्टी कर लो तो B2O3 बनेगा, साथ में H2O। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से कर लिया, ऑक्सीजन ने बोरॉन से कर लिया। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत है तो। चले हम आगे, फटाफट बोल दो भाई। अब देखो, इसी तरह अगर मान लो मैं इसमें पानी डाल दूंगा तो क्या बनेगा, तो बोरॉन यहां +3, ऐसे भी समझ सकते हो आप, बोरॉन +3 है, हाइड्रोजन नेगेटिव है, तो पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी के H और OH आयन है, अपोजिट आयन्स आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो बनेगा H3BO3, बोरिक एसिड बनेगा, साथ में यहां का H यहां के हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो कोई इशू है तो। ठीक है, आ गया समझ में। अगला केस देखते हैं, तो रिएक्शन विद हेलोजन्स करवा रहा हूं मैं इसकी। मान लो हेलोजन्स में कोई भी हेलोजन ले सकते हो, तो क्या होगा, BX3 साथ में HX, जैसे BF3 है, BCl3 है, इस तरह से। अगला केस, ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी नाइट्रोजन से अमोनिया से तो उधर करवाई दी है, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, फॉर्मेलिटी एक चार्ट में हो जाएगा, B3N3H6, क्या बनेगा, B3N3H6।
ये बनेगा आपका, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक बेंजीन। कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो ये कुछ मैंने मेन दिए, आइडिया आपको पूरा लगभग हो गया होगा कि हमें करना क्या है। जैसे एनसीईआरटी में फ्लोराइड वाला भी दे रखा है, मान लो BF3 है, उसकी जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग LiAlH4 से। यहां पर मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा ट्रैक उल्टा पुल्टा कर रहा हूं, बाद में भले एनसीईआरटी के पेज पलटवा दूंगा प्रैक्टिस के हिसाब से, कंसेप्ट सबका सेम रहेगा। तो क्या होगा बच्चों? तो देखो अभी क्या बताया था, यहां पर भी इंटरचेंज है तो यहां भी इंटरचेंज होगा, फ्लोरीन उधर हाइड्रोजन इधर, क्या बनेगा? B2H6 बैलेंस तुम करते रहना। लिथियम के साथ भी फ्लोरीन जुड़ गया LiF, और एल्यूमिनियम के साथ भी फ्लोरीन जुड़ गया AlF3। अगर हम बात करें यहां पर NaBH4 के साथ, तो ये तो फिक्स बनेगा ही बनेगा, NaF और BF3 ये बनेंगे। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोलो। अगला केस, अगर यहां पर भी वही पानी वानी डाल दोगे, सेम फंडा है, नया कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट सेम है, तो ये तो बनेगा H3BO3 साथ में HF। बोलो भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के? फटाफट आप बोल दो, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, जल्दी से कमेंट दो। तो ये आपको डायबोरेन का कुछ ABCD मैंने बनाया थियोरटिकल के बजाय, ठीक है ना? सॉलिड पाउडर होता है, ठीक है? जल्दी बोलो। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला पॉइंट यहां पर हम लोग देख रहे हैं अभी, तो वो है कार्बन के कुछ जनरल कंपाउंड्स हैं, वो मैं करवा देता हूं। अगला एपिसोड इसमें एकदम खतरनाक और डाउट सेशन चलेगा, और जो टफ चीजें वो मैं करवाऊंगा। तो कार्बन के कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। कार्बन पढ़ाने का काम तो मैंने कंपैरेटिव स्टडीज वाला किया है, क्लियर है ना? अब हम यहां पर जो बात देख रहे हैं, कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। मेन कौन कौन से हैं? डायमंड है, ठीक है, दूसरा है ग्रेफाइट है, और तीसरा है आपका फुलरीन है। कार्बन के हमारे पास अगर देखें तो छोटी क्लास से ये बात देखते आ रहे हैं, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप है। अब कई बच्चे कहेंगे सर एलोट्रॉप का मतलब क्या है? मैं थोड़ा यहां पर पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें सिंपल है, ठीक है ना? कई बच्चों को लग रहा होगा कि जो मतलब एकदम स्लो चलने वाले हैं कि सर तो पता नहीं आफत काट रहे हैं। भाई 10th में भी हमने यही चीज पढ़ी है, तो मैं यहाँ पर क्यों फालतू ज्यादा टाइम वेस्ट करूं? बुक में है, इसलिए अपन लोग एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। देखो चलेगा ना? डायमंड एलोट्रॉप क्या है? तो वो एलिमेंट जो दो या दो से ज्यादा प्योर फॉर्म में मिलते हैं। अगर कोई एलिमेंट अपनी टू और मोर देन टू टाइप की प्योर फॉर्म या
क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं एलोट्रॉप्स। रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट विच एग्जिस्ट टू और मोर देन टू टाइप ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, देन ऑल फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? एलोट्रॉपी। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। तो एलोट्रॉप्स क्लियर है, एलोट्रॉपी क्लियर है। अब बताओ क्या हालचाल है आपका। अगला केस आता है इसमें एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी के बाद, वो है आपका कार्बन के तीन मेन है। डायमंड ग्रेफाइट तो सबने अच्छी तरह पढ़ा है, 10th में फुलरीन भी पढ़ा था, तो कुछ पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जनरल पॉइंट्स में लिख रहा हूं, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है डायमंड, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। बैड कंडक्टर है, मतलब करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं कराता। डायमंड के कुछ मेन मेन पॉइंट्स में यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। ज्यादातर तो पता है आपको डायमंड का कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, सबसे हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बेकार कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है। आगे देखो, अब इसके अलावा जो इसमें बात आती है, एक और यूज कहां होता है, स्टोन कटिंग, स्टोन है, ग्लास है, उसमें। दूसरा ज्वेलरीज में, है ना, जेम एंड ज्वेलरीज में, मतलब ठीक है ना। तो वो क्या लिखना, वो तो पता ही है सबको, हीरा है सदा के लिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट हमने डायमंड है, बस एक बार आप रीड कर लेना एनसीईआरटी को। ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, स्लिपरी नेचर का होता है, हाँ, गुड कंडक्टर, ये है मेन पॉइंट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मींस करंट का फ्लो ये कराएगा मजे से, हीट का ट्रांसफर ये कराएगा मजे से, दोनों ही काम है। कई बच्चे तो यहां पर भी एक ही बात मानते हैं, कई बार बहुत से एग्जांपल ऐसे हैं जहां कोई हीट का अच्छा कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का है तो हीट का नहीं हो सकता है। यहां पर ये दोनों बातें इसलिए लिखी जाती है बुक्स में कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है कि नहीं। क्लियर हो गया? अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कंडक्टर लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलना वो इलेक्ट्रिसिटी को मेनली इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। ड्यू टू लूजली बॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन लेयर्स, लेयर्स के बीच में लूजली बॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बोल दो, आया कि नहीं आया समझ में। चले हम आगे, नेक्स्ट है फुलरीन। तो ये ग्रेफाइट का यूज हो गया, कहां पर यूज होएगा, एज इलेक्ट्रोड, करंट का फ्लो करा रहा है तो इलेक्ट्रोड्स, पेंसिल्स, लेड पेंसिल वगैरह हम लेते हैं ना काम में, तो उनमें बहुत सी जगह काम आता है। तो ये दो मेन यूज लिखे मैंने आपको, सिंपल है, रिवाइज हो रहा है, सब ज्यादातर पढ़ा हुआ है आपने। फुलरीन ये जो है, ये क्या होता है, तो लुक्स लाइक ग्रेफाइट ही होता है ये भी, तो लिख देता हूं। तो हेक्सागोनल
एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। फुलरीन क्या है? हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये है कंडक्टर है, करंट का फ्लो कराएगा, ठीक है ना। लाइक ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें मेनली होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। लुक्स लाइक बॉल, फुटबॉल की तरह या बकी बॉल। बकमिंस्टर फुलर ने इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था। बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया था, इसलिए इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। क्या बोलते हैं इसको? बकमिंस्टर फुलर ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, इसलिए इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है ना। और एक और नाम है इसका बकी बॉल। क्या नाम है इसका? बकी बॉल। आ गया क्या नहीं आया समझ में? बोलो भाई, लिख दूं? ठीक है। बकी बॉल। नेक्स्ट, अगला केस हम लोग लेते हैं। कार्बन फैमिली के 3 मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही कवर कर दिए, फालतू का टाइम पास नहीं किया। चलेगा या पूरा और ज्यादा समझाऊं बच्चों? बोल दो फटाफट। इसके बजाय तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा हमें। आप अपने रिव्यूज दे दो फटाफट। चलो चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन जो होता है, कार्बन वेरी लेस रिएक्टिव नेचर का होता है, ठीक है ना। फिर भी अगर मैं इसकी एयर के साथ रिएक्शन कराऊं, देखना तो कार्बन में भूल गया हूं, कार्बन के ऑक्साइड और वो मैंने शायद करा दिए हैं। कार्बन के विद एयर, एक बार पॉइंट टू पॉइंट देख लेता हूं, मेरे को भी डाउट है मैं ये करवा चुका हूं कि नहीं। विद ऑक्सीजन, कार्बन है तो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कार्बन सब ऑक्साइड भी बन जाता है। ये लिमिटेड है, ठीक है ना। ये हो गया अपना पॉइंट, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड, इनकी इंपॉर्टेंस मेन है। तो ये जो होता है, ये इसका यूज क्या है? यूजेज समझा देता हूं। ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज क्या है? पहला, ये खुद तेजी से ऑक्सीडाइज होता है, तो इन मेटलर्जी एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन लिख दिया। इन मेटलर्जी, और मेटलर्जी में क्या है? रिडक्शन। दूसरा, ठीक है ना, मेटलर्जी में इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं, तो ये इसका यूज है, ठीक है। अगला केस है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका काम आएगा तो मेटल कार्बोनिल, फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, तो मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन में काम आएगा, ठीक है।
आगे की बात करें हम, ठीक है ना, जैसे एक है एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, निकिल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले ये इम्प्योर था, कचरा भी है इसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल के वेपर्स बन जाते हैं। इन वेपर्स को यहां से सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, इन वेपर्स को यहां से सेपरेट कर लो और बाद में हाई टेम्परेचर पे दोबारा गर्म करो तो क्या होएगा, निकिल और 4 कार्बोनिल अलग हो गया और ये निकिल जो बना अब ये हो गया आपका प्योर। ये जो निकिल बना ये बन गया आपका प्योर। कोई दिक्कत है तो बोल दो। आया कि नहीं आया समझ में? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 यूज हुए, इधर ले लेता हूं मैं। अगला है यहां पर यूज नंबर 3। यूज बोलो या बहुत से है, मतलब CO2 फॉर्मेशन उसमें है। चौथा है आपका बस छोड़ो, क्या बहुत सारे को लिख के क्या करना, नोट डाल देता हूं काम का, ये है सबसे मेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है ऑफ ब्लड, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन को बहुत तेजी से एड्जॉर्ब कराता है। सॉरी, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है। तो देखो ये हमारी ऑक्सीजन है और यहां पर बनता है ऑक्सो हीमो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? और इसी के कारण कैरी कराने का काम करता है और इसी से हमारा लाइफ प्रोसेस चलता है, क्योंकि जब तक बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिस पार्ट को राम नाम सत्य हो गया, उसको पैरालिसिस अटैक आ सकता है। अगर मान लो एक एग्जांपल है कि मेरी इस उंगली को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ये उंगली जो है ना खत्म हो चुकी है, बस दिखेगी हाँ उंगली है, काम नहीं आएगी, सेंसलेस है, पैरालिसिस हो गया उसको। क्लियर हो गया? तो मतलब ब्रेन को अगर नहीं मिल रहा है तो ब्रेन पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन धीरे धीरे वर्क करेगा। तो वो तो आप लोगों का तो वैसे भी करता होगा, दिमाग काम करता कहाँ है? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो ये ध्यान रखना। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जब इससे रिएक्शन करता है तो HbCO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के क्रिस्टल्स बनते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। हाँ या ना? कोई इश्यू है तो बोल दो, ठीक है ना? और ये रिएक्शन जो है 220 टाइम फास्टर है देन ऑक्सीजन। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन काफी काफी तेज होती है। ऑक्सीजन का 1 यूनिट रिएक्शन करेगा तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि फिक्स 220 है, 200 से 300 के बीच की रेंज है, पर्सन टू पर्सन है। किसी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, माइंड एक्टिव पर्सन है तो ऑक्सीजन का सप्लाई तेज है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तेजी से एड्जॉर्ब हो रही है। किसी में ऑक्सीजन सप्लाई स्लो है, इसका मतलब ऑक्सीजन वहां पर धीरे धीरे एड्जॉर्ब हो रही है। हाँ या ना? बोलो, चले हम आगे। खत्म? तो बुक्स में ऐसा लिखा मिलता है ना, कहीं पे 200 कहीं पे 300, तो कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने इतना लिख दिया है, 220 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन होता है रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग हुआ कि ये बहुत तेजी से इसके 200 से भी ज्यादा मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया और उसका बेचारे का 1 मोल का नंबर आया। धीरे धीरे करके क्या हो गया, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई।
कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना प्रकोप चालू कर दिया, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ब्लड सॉलिड होता जा रहा है, मतलब गाढ़ा भी होता जा रहा है। तो गाढ़ा होता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ब्लड का फ्लो भी स्लो हो गया, ब्लड फ्लो भी ढंग से नहीं करा पाएगा। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, राम नाम सत्य होने के चांस पूरे हो गए। इसी को कहते हैं दम घुटने से मरा। बंद कमरे में, पैक कमरा, सफोगेशन इसी के कारण होता है। बंद कमरे में अंगीठी जला के या कोई भी चीज कार्बन मटेरियल बना के जला के नहीं सोना चाहिए, या बिल्कुल पैक करके बंद कमरे को नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आपके धीरे धीरे करके आपका रूम में लिमिटेड ऑक्सीजन है, रूम तो पैक है, तो ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होता जाएगा। पहले तो आपके रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, बाद में क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे करके वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता जा रहा है, और आपका फिर तो क्रियाक्रम होना है ना। आ गया, बायो भी अच्छा है, था ठीक ठाक, हाथ साफ कर लेता है। एमएससी केमिस्ट्री के साथ साथ एमएससी जूलॉजी भी है मेरा बेटा, ठीक है ना, तो काम चल जाता है। चलो खैर अपन देखते हैं अपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हो गया। यूजेज ऑफ CO2, CO2 के यूज ज्यादा लंबा टाइम पास नहीं करूंगा, CO2 के यूज जो है वो देखते हैं अपन लोग अब, ठीक है ना। तो CO2 के यूज में कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रिपरेशन, पहला है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दूसरा सोडा वाटर बनाने में, सोडा फॉर्मेशन, सोडा वाटर बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक है ना। तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर, चौथा जो है आपका CO2 का फोटोसिंथेसिस में। जैसे मैंने 4 यूज लिख दिए CO2 के, क्लियर है बच्चों, बहुत है, आ गया समझ में। तो ये आपका ये वाला स्टेप भी हो गया। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट दो, नहीं तो फिर अब इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा चालू करता हूं। हाइड्रोजन कार्बोनेट बता दूं बेटा, बता देता हूं। हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब बाइकार्बोनेट, जैसे ये है एक एग्जांपल, यही देख लो, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्लियर रूपाली। और कुछ समझना है या यही समझना था आपको, जल्दी बोल दो।
यस सर, ठीक है। चलो अब हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले बोरेक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। तो अब हम लोग चालू करेंगे बोरेक्स। बोरेक्स के बाद दूसरा जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, सिलिकेट्स। ये दो पार्ट है, तो देखते हैं आज हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो अगले लेक्चर में छोटे मोटे पॉइंट्स कवर करेंगे, डाउट चालू कर देंगे। वैसे हेडिंग इज बोरेक्स। फॉर्मूला होगा Na2B4O7.10H2। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है ना। दूसरा जो इसके याद रखने की बात है वो है इसका कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग B4O5OH का, ऐसे इसी को ही B4, बहुत जबरदस्त है, ये ध्यान रखना, B4O5OH का होल 4, ये है पूरा -2, तो यहां जो Na2 है वो ये ऐसा आ जाएगा ये। और ये क्या है, टेट्रा न्यूक्लियर। देखो 4 बोरॉन है और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा B4O5OH का होल 4 -2। ये भी इसी का ही क्रियाक्रम है। अब एक चीज देखो, आप कहोगे सर ये अलग है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 17, या कितने हैं, 9। हाँ है ना, तो कितने ऑक्सीजन बाहर हैं, तो आंसर है 8 ऑक्सीजन बाहर हैं। तो अगर मैं इसका क्रिस्टलाइन फॉर्मूला लिख दूंगा तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है आपका, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है ना, सॉलिड फॉर्म में। ये इसका ध्यान रखने की बात है। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट और अरेंजमेंट है। टेट्रा न्यूक्लियर अरेंजमेंट इसमें होता है। क्लियर हो गया, ये इसका ध्यान रखने का बात है। इसमें क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, क्रिस्टलाइन वाटर कितना है, तो आंसर है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। कितने हैं, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन वाटर कितने हैं, तो 10 या 8, तो आंसर है क्रिस्टलाइन वाटर है इनमें 8। क्लियर है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। चले हम आगे, नेक्स्ट। अब कुछ बातें समझते हैं। ये क्या है, बेसिक नेचर का है एक्वस सॉल्यूशन। वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। एक्वस सॉल्यूशन कैसी नेचर का है, तो आंसर है बेसिक नेचर का है, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। अब देखते हैं हम लोग कैसे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। पानी को एक बार भूल जाओ, Na2
B4O7, ये है आपका बोरेक्स। इस बोरेक्स में क्या होगा, पानी डाल देंगे, बैलेंस करते रहना। क्या बनेगा पानी डालने से, ये आयंस बनेंगे। तो इसको अगर मैं बहुत इजीली समझाऊं तो क्या होगा, ये Na2O प्लस B2O3 का कॉम्बिनेशन है। तो कैसे, पूरा बैलेंस कर दूं तो 2B2O3। ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है और ये आपका बेसिक ऑक्साइड है। एक है एसिडिक, एक है बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, कोई इश्यू है तो बोल दो। अब क्या होगा, Na2O ये है तो NaOH बनेगा। इससे आप समझोगे तो इजीली समझ में आएगा, साथ में H3BO3 बनेगा। NaOH और साथ में क्या बना, H3BO3। क्लियर। तो यहां पर एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का है, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो गया, सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो होगा बेसिक नेचर का। ध्यान रखने की बात है। आ रहा है समझ में, कोई डाउट है तो बोलो, कमेंट दे दो भाई, हैशटैग भी लिख दो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। क्लियर, याद है हैशटैग, तो फटाफट हैशटैग भी लिखते जाओ। और बहुत काम की चीज चल रही है, इसको आराम से तसल्ली से करा रहा हूं। बीच के टॉपिक को तो मैंने फटाफट करवा दिया, सिंपल थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ तक एडवांस में आ जाता है बच्चों। तो जो भी बच्चे भी क्लास में प्रेजेंट है, फटाफट अपने हैशटैग लिखो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देते हो। तो ये एक पॉइंट हुआ पानी से रिएक्शन। अगर इसकी बात करें तो वो टाइम पास है, फिर पीएच क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको पता है। अगर वाटर की जगह मैं इसमें HCl से रिएक्शन कराऊं, रिएक्शन विद HCl, तो क्या होगा, HCl के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो NaOH, सॉरी, यहां तक तो ये HCl बाद में लो, यहां तक का तो पॉइंट सेम है। अब ये एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ में H3BO3 बनेगा। वाटर तो निकलेगा जो अपनी जगह है, तो वाटर जो है वो अपनी जगह निकल जाएगा, वो भी लिख देता हूं मैं, साथ में वाटर निकल गया। कोई डाउट है, यहां से समझ सकते हैं ये एक्वस है, पानी है ही है इसमें। तो पानी है तो पहला स्टेप तो यही मान लो। अब एसिड और बेस से सॉल्ट प्लस वाटर वाला कंसेप्ट लगा दो तो एकदम इजी वे में आपको याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से। बराबर, चलो, तो रिएक्शन विद एसिड भी हो गया है। अगला केस जो यहां पर आता है वो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग, इसी का नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है NaOH, और ये हो गया। हीट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट। जब इसको गर्म करते हैं सबसे पहले तो क्या होगा, मतलब वाटर निकलता है सबसे पहले, 10H2O निकलता है, वो तो कॉमन सेंस है। इसको जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले 10H2O निकलेगा, तो बनता है Na2B4O7।
ये बोरेक्स नहीं है, यहां पर 10H2O भी है तो वो लिख दूं कि चलेगा? ठीक है ना। यहां अब इसको क्या बोलते हैं? सोडियम मेटाबोरेट्स। सोडियम मेटाबोरेट बताता हूं बेटा। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट का मतलब क्या, वो भी समझा देता हूं, रुको एक मिनट। अगर अब इसको आगे गर्म करेंगे तो NaBO2 बनेगा, इसमें से NaBO2 बनेगा, साथ में B2O3 अलग निकलेगा। ये जो बनता है ये है आपका सोडियम बोरेट। और ये है आपका, इसे कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, या फिर इसी का नाम है बोरिक ऑक्साइड। एक है बोरिक एनहाइड्राइड, एक है बोरिक ऑक्साइड, ये सब इसी के नाम है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब आगे की बात करें हम, तो ये जो आपका यूज होता है बोरेक्स बीड, इसी की बनती है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? NaBO2। तो NaBO2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ट्रांसपेरेंट या क्रिस्टलाइन ग्लासी सॉलिड होता है। called as borax, also called as borax bead, borax bead की तरह। so used estimation and analysis of cations, transition metals या cations, ठीक है ना। और टेस्ट का नाम है बोरेक्स बीड टेस्ट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो बोरेक्स बीड टेस्ट में होता क्या है आप वो समझो। NaBO2 जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कोबाल्ट के साथ, CO+2 है। अब इसको हम लोग COO भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई CO+2 आयन तो इंडिविजुअल तो मिलेगा नहीं। तो कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ प्लेटिनम वायर के साथ गर्म करते हैं। प्लेटिनम वायर क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत अमीर हो गए इसलिए ना, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट है, तो वो और कुछ लेंगे, मान लो सिल्वर मेल्ट हो जाता है, प्लेटिनम स्ट्रांग रहता है कंपैरेटिवली, इसलिए। अब प्लेटिनम क्या है कि इनर्ट है, और कोई आप आयरन का ले लो, क्रोमियम का ले लो, तो वो क्या रिएक्शन करके कंपाउंड का कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। तो प्लेटिनम वायर बोरेक्स बीट टेस्ट में प्लेटिनम वायर क्यों काम में लेते हैं, समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ इनर्ट नेचर। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो यहां पर ये आपके आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया? सोडियम को कोबाल्ट ने हटा दिया, तो क्या हो गया? COBO2 का होल 2। और ये है आपका ब्लू कलर।
ठीक है ना, ये आपका है ब्लू कलर। कोई दिक्कत है तो बोलो। चले हम आगे। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में इस तरह के एग्जांपल्स जो डी ब्लॉक के कैटायन है उनका एनालिसिस करने में भी इसको काम में लिया जाता है। प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये बोरेक्स का मेन काम आपका खत्म। खत्म। चलो अगला है आपका H3BO3 ऑर्थो बोरिक एसिड। H3BO3 चलो बता देता हूं। ऑर्थोबोरिक एसिड ये क्या है आपका, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोरिक पाउडर भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब तो समझ में आ गया। एसिड के चक्कर में कई बार क्या तो हम ये सोचते हैं कि लिक्विड होगा, है क्या नहीं, लिक्विड एसिड का माइंड में आते लिक्विड फॉर्म आ जाती है, तो ये लिक्विड नहीं है, बोरिक पाउडर है। अब कहाँ काम में लेते हैं, आईज वगैरह में जब इन्फेक्शन हो जाता है, आईज में कोई प्रॉब्लम है, तो बोरिक पाउडर जो है ना उसको पानी में डाल के और काम में लेते हैं। याद आया, क्लियर। चलो देखो यहां पर क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है सोपी टच के साथ, व्हाइट सॉलिड है। अगला है आपका सोपी टच के साथ, पानी में ऐसा नहीं कि पागलों की तरह डिसॉल्व हो जाता है, पार्शियली सॉल्युबल है। इन वाटर, ठीक है ना। ये है प्रिपरेशन वाया बोरेक्स, ये रही इधर ही है, तो आप इधर से देख लो, फालतू एक ही रिएक्शन को क्यों लिखूं। इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, बोरेक्स के साथ। ठीक है, ये तो मैंने H3BO3 के पॉइंट लिख दिए और चल रहा है, अभी पेज पलट रहा हूं। उससे पहले दो डाउट आए हैं बच्चों के। एक है अभिषेक मौर्य का डाउट, हमारे को पता नहीं है, हम उस बात पे नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो अभिषेक मौर्य के डाउट को हम लोग खत्म करते हैं। शैल का है बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है बेटा, एग्जैक्टली समझ नहीं आया। एग्जैक्टली समझने के लिए आपको एग्जैक्टली लैब में जाना पड़ेगा, बिकॉज ये लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। कैसे होता है मैं समझा देता हूं, बट तुम्हारी किस्मत खराब है। अब हम क्या कर सकते हैं, लैब नाम सुना है, स्पेलिंग भी नहीं देखी, कैसा होता है वो तो पता ही नहीं आप लोगों को कोरोना के चक्कर में। अब देखो बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी है, जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ऐसे आपको एक सॉल्ट दे दिया, मैं ऐसे मान लो एक सॉल्ट दे दिया आपको, इस मिक्सचर में आपको ये पता नहीं है निकेल है के कोबाल्ट है के पता नहीं कोई कुछ है, कौन सा मेटल आयन है कौन सा पॉजिटिव आयन है इस मिक्सचर में, वो पता करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग ये केमिकल डालते हैं वो केमिकल डालते हैं, ऐसे टेस्ट करते हैं लिक्विड बना के, तो वो तो टेस्ट कहलाते हैं वेट टेस्ट, वेट टेस्ट। और दूसरा होता है हमारा, वो होता है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो ये ड्राई टेस्ट है। तो ये बोरेक्स बीट टेस्ट है जो मोस्ट रेपुटेड और इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक काउंट होता है। तो वेट टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ड्राई टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का एक लूप लेते हैं, वायर लेते हैं, लूप तो बन जाएगा, नहीं भी बनाओगे तो एक्चुअली लूप बनाने से क्या है कि वो इजीली मिक्स हो जाता है। वायर लोगे तो एक दाना चिपकेगा, ढंग से चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा वो भी नहीं पता। तो प्लेटिनम वायर लेते हैं, वायर के ऊपर क्या होता है, बोरेक्स, सॉरी बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स बीड वाला, तो ये तो बन जाएगा बाद में अपने आप ही, बोरेक्स डाल देते हैं, या बोरेक्स बीड जो होता है ना वो। तो बोरेक्स जो है वो लेते हैं, सोडियम मेटाबोरेट कह लो या बोरेक्स कह लो, बोरेक्स पाउडर के साथ प्लेटिनम वायर को जो है लेते हैं, और उसके साथ ही
मतलब इसका सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म कैसा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही जो आपका सॉल्ट है जिसमें पता करना है कि निकल है कि कोबाल्ट है, वो हम लोग लेते हैं और उसको मतलब उसके ऊपर चिपक गया, वायर के ऊपर अपने आप ही 2-4 दाने चिपकेंगे जो भी है, तो उसके बाद उसको गर्म करते हैं अपने बुनसेंस बर्नर पर। लेबोरेटरी में जो बर्नर होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर आप कहें कि बर्नर पे गर्म कर रहे हैं, तो फिर ये बात कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं आएगी कि कौन से बर्नर पर गर्म कर रहे हैं। कोई कहेगा मैं तो गैस पे कर रहा हूं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म बर्नर चलता है, बंसेंस बर्नर होता ऐसा ही है, पाइप जैसा इतना ही, गैस वहां से आ रही होती है बस, बंसेंस बर्नर। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि जिसे पता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर की लिमिट इस बर्नर में यही है। नहीं तो पता चला कोई उस बर्नर पे गर्म कर रहा है, कोई गैस पे गर्म कर रहा है, कोई पूरे भट्टी पे जाके गर्म कर रहा है, तो फिर एस्टिमेशन करना इजी नहीं है। मैंने कहा मैंने बुनसेंस बर्नर पे गर्म किया, तो सबको, पढ़े लिखे लोगों को, तुम्हारे अलावा सबको पता चल गया कि भैया मैक्सिमम इसकी लिमिट ये है कि 100 डिग्री से ज्यादा यहाँ गर्म नहीं होगा। अब मैंने कहा मैंने गर्म किया, तो कोई कहेगा काहे पे गर्म किया, गैस पे गर्म किया कि हीटर पे डाल दिया? क्लियर हो गया बच्चे, छोटी छोटी बातें। तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि वहां से जो कलर इंपार्ट होते हैं ना, उन कलर के बेसिस पे पता चलता है कि कौन कैसा कंपाउंड है। जैसे कोबाल्ट है, उसका ब्लू कलर आता है, कॉपर होता तो उसका भी ब्लूइश ग्रीन ब्लू आता, क्रोमियम होता तो ग्रीन कलर आता। आया? तो अलग अलग मेटल्स के कलर अलग अलग होते हैं और उसके बेस पे ही हमें पता चलता है कि भैया ये है क्या। कोई डाउट है तो बोलो। वो टेट्रा वाला भी समझाता हूं, बोर्ड साफ कर लूं फिर समझाऊंगा। अभी भी कोई डाउट है तो बोलो भाई। मैंने पूरा का पूरा थियोरेटिकल लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट यहां समझा दिया, अब आपको परफॉर्म करना है। कमेंट दे दो भाई। क्लियर? चलो बोर्ड साफ करते हैं, आगे की कहानी चालू करते हैं। H3BO3 चल रहा है अभी, उसके बाद वो टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। अब देखते हैं हम लोग आगे का पोर्शन। H3BO3 वीक मोनो बेसिक एसिड है। H3BO3 प्रिपरेशन कैसे कैसे बना सकते हो वो समझ लो पहले तो फटाफट। तो देखो, पहला B2O3 से पानी डाल के, दूसरा BH3 से पानी डाल के, किसी में भी पानी डालो सब में यही बनेगा, BCl3 या BX3 कोई भी ले लो, उसमें भी पानी डाल दो। बोरेक्स जो है फॉर्मूला भी लिख दिया इसलिए मैंने, उसमें भी पानी डाल दो। तो क्या बनेगा? H3BO3, जिसी को हम लोग बोलते हैं BOH का, स्टाइल का जमाना है ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म बैनर चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बंसन बर्नर ही होता है पूरे वर्ल्ड में, फिक्स है। अब देखते हैं यहां पर H3BO3 ये क्या है। तो बोरिक एसिड H3BO3 वीक
मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल, पहले इसका आंसर देता हूं, वीक मोनोबेसिक एसिड क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है, BOH का होल 3 है, यही है BOH का होल 3। ये वाटर से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, BOH का होल 4 नेगेटिव बनाएगा। मतलब पानी के OH को खुद ने गेन किया और पानी का H+ निकाल दिया। मींस यहां पर अगर हम देखें तो H3BO3, अभी मान लो मैंने ऐसा बना दिया, अब जब ये इसकी जगह यहां पर ये बन रहा है तो ये क्या बन गया बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एग्जाम्पल था। अब OH नेगेटिव का जो लॉन पेयर है वो इसने ले लिया, तो हो गया ये अब कंप्लीट ऑक्टेट। तो ऐसा क्यों किया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये एसिड क्यों है, तो आप कहोगे इसने H+ दिया, तो भैया H+ इसने तो दिया ही नहीं, वो H+ तो पानी का निकला है, तो ये एसिड होगा या पानी एसिड होगा, जल्दी से सोचो। तो सीधी सी बात है कि ये पानी तो H+ दे रहा है, तो वो तो अपनी जगह, हमें इसकी बात करनी है, ठीक है ना। तो वाटर, ये क्या H3BO3, ये खुद वीक मोनोबेसिक एसिड है, बिकॉज, अब यहां पर इसकी बात लिख रहा हूं, बिकॉज इट गेन 1 OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर। वाटर का एक OH नेगेटिव जो है ये गेन करा लेता है, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, कोई इशू है तो बोल देना। वाटर का एक OH लेता है। अब यहां पर आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एसिड क्या होते हैं, जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं। अरे बेवकूफ, अकल लगाओ। H+ अगर कोई दे रहा है, H+ दे नहीं रहा है, उसकी जगह हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं, जो OH लेगा H+ देगा या फिर OH लेगा, एक ही बात है, ध्यान से सुनना है या नहीं। या तो दे दो या ले लो। तो H+ दे नहीं सकता है तो OH ले सकता है, वो भी एसिड होता है। जैसे ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो पानी का एक OH लेता है, पानी का H कहां गया हमें मतलब नहीं है। इसने कहा भैया अपना काम तो हो गया, हमने तो एक OH वाटर का ले चुके हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या, खत्म, आ जाओ। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे H3BO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नेचर का है, भी थोड़ी देर पहले भी इसका मतलब समझाया था। लिवाइस एसिड नेचर का है ना। इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है, लिवाइस एसिड है, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है ही, आपको पता है, कोई डाउट है। यहां पर और क्रॉस बनेगा तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बोरॉन पर, और यहां पर sp3 है हाइब्रिडाइजेशन ऑन बोरॉन। ये भी आप एडिशनल बात ध्यान रख सकते हो, ये भी आप एडिशनल ध्यान रख सकते हो। कोई दिक्कत है तो बोलो। चले हम आगे, बताओ। ये बोरिक वाला काम खत्म हो गया आपका, आगे चलते हैं। अगर हम मान लो बात करें H3BO3 को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, H3BO3 है, जब इसको गर्म कर देंगे तो क्या होगा, तो यहां से भी सेम वही बात है, HBO2 बनेगा, ठीक है ना। और
जो बाद में गर्म करने पर B2O3 बनाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। बाकी की जो रिएक्शंस हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट यहां खत्म कर दूं। रिएक्शंस ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन की जो रिएक्शंस है वो देख लो आप, मतलब B2H6 की। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है तो कैसे बनेगा? तो BF3 अभी मैंने लिखाया था, यहां पर सिस्टमेटिक लिख देता हूं। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ, ऐसे कर देता हूं चलो, तो क्या होएगा? B2H6 बनेगा, पहला प्रिपरेशन है ये। साथ में अल्टी पल्टी हो गया, लिथियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड बन गया। ये पूरा एक सिस्टमेटिक एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस को ले लेता हूं मैं यहां पर। आधी अधूरी तो कराई थी अभी थोड़ी देर पहले। NaBH4 के साथ जब रिएक्शन होगी, पढ़ा चुका हूं तो डाउट हो तो वहां बोलते जाना। आयोडीन, तो देखो इसको ऐसे मान सकता हूं मैं समझने के लिए, है ना। और BH3 देखो अब आपको समझ में आएगा आसानी से। BH3 तो कहेगा भैया मैं तो ढोल की बजा रहा हूं B2H6 की, और हाइड्रोजन और आयोडीन में अल्टी पल्टी हो जाएगा। तो यहां पर क्या होएगा कि NaI नाई आ जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अगला देखो तीसरा, BF3 जब NaH के साथ रिएक्शन करता है, बैलेंस में नहीं कर रहा हूं, 450 केल्विन पर, तो क्या होएगा? B2H6 बनेगा, साथ में NaF बनेगा। अल्टी पल्टी है सेम, बस ये है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। कोई डाउट है तो बोलो। अगला केस चौथा है आपका, अब प्रिपरेशन तो हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लो पहले, जगह नहीं इतनी ज्यादा, अगले पेज पर आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो क्या होगी? कलरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस है ये, कलरलेस है, हाईली टॉक्सिक गैस है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 180 डिग्री सेल्सियस, विद एयर, बर्न रैपिडली, बहुत तेजी से एक्सप्लोजिव जलती है, एंड एक्सप्लोजिवली, एक्सप्लोजिवली चल रहा है। मतलब दो बातें आपको यहां ध्यान रखनी है, एयर के साथ बर्न होगा बहुत रैपिडली, और एक्सप्लोजिवली भी बर्न होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट बोल दो।
यस, क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। H3BO3 को खत्म करते हैं अभी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी है। H3BO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी है। हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H3BO3। H3BO3 उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फटाफट खत्म करते हैं। H3BO3 थोड़ी है, वो तो B2H6 चल रहा था अभी। B2H6 डायबोरेन की। तो सबसे पहले है आपका B2H6 एयर के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, अल्टी पल्टी है, B2O3 बनेगा, साथ में H2O निकलेगा। बैलेंस करते रहना, क्लियर। वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर के साथ क्या बनता है, H3BO3। साथ में यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं NMe3, मतलब अमोनिया की तरह कह लो, ये अमोनिया, ये अमोनिया मान लो, NH3 की जगह मिथाइल ग्रुप है बस, NMe3। तो यहां पर NMe3 में नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर BH3 को दे देता है, तो BH3 को नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर दे देगा ऐसे। तो ये एडिशन से बनने वाला प्रोडक्ट है, ये बन गया एडक्ट, एडिशनल, एडिशन के थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। इसी तरह से यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहां पर भी सेम होगा, BH3 कार्बन मोनोऑक्साइड अपना लॉन पेयर इसको दे देंगे, ठीक है कि नहीं। ये है अपना, चलें एडिशन से बनने वाले प्रोडक्ट हैं ये। अमोनिया की रिएक्शन मैंने समझाई दी थी, लिख देता हूं चलो एक बार, यहां पर एक ही चार्ट में आ जाएगा आपका। अमोनिया के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो पहले बनता है BH2NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। इसको जब गर्म करते हैं हम तो ये बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती है जिसी का नाम एक और होता है बोराजीन। इसी को हम लोग बोलते हैं बोराजीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर लास्ट आज का, टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का जो टेट्रा न्यूक्लियर का मतलब है कि 4 बोरॉन जो होंगे वो यहां पर आपस में जुड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो देखो कैसे जुड़ेंगे वो समझ लो। बोरॉन
बोरॉन, बोरॉन और बोरॉन। सबसे पहले तो ये आपके ऑल्टरनेट है। ठीक है, अब कोई भी दो बोरॉन को मान लो, मैंने ये मान लिया ये भी ऑल्टरनेट है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर क्या होगा कि एक बोरॉन जो, देखो बोरॉन बोरॉन के बीच में एक में ब्रिज बन गया, दूसरे में नहीं बना। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव है, मतलब यहां पर सोडियम प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये सोडियम प्लस है। तो ये आपका बोरॉन का टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बना, जिसमें एक न्यूक्लियर ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर मैं इसको यहां से तोड़ दूं तो क्या स्ट्रक्चर बन गया जो आपको लिखवाया था? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, B4, देखो 1 2 3 4, O5 1 2 3 4 5, क्लियर है कि नहीं? और 4 हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो है, तो 1 2 तो यहां पर हाइड्रोजन OH के फॉर्म में जब जोड़ना है तो जोड़ सकते हो। अब यहां पर बहुत मजेदार बात ध्यान रखो, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं यहां पर, तो क्या क्या बातें आपके माइंड में है वो देखो। अगर मैं यहां पर इस बोरॉन को ले मान लो, तो इस बोरॉन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वो देखो। ठीक है ना, दूसरे बोरॉन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये देखने की बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर मैंने क्या है कि उस फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव नहीं बनाया, तो ये नेगेटिव है। यहां मान लो यहां पर ऐसे अरेंजमेंट चल रहा है, चेक करोगे तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इन इन पर है sp3 और इन पर है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। बोरेक्स है sp2 as well as sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोरेक्स में दोनों टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान रखने का पॉइंट है। रिपीट कर देता हूं, देखो यहां पर क्या होगा, अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो Na2B4O5 OH का होल 4 है, तो OH का होल 4 का मतलब 1 2 3 4, मतलब चारों तरफ OH मान लो आप। तो इन चारों बोरॉन के साथ OH मान लो तो OH का होल 4 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने डैश लगा के छोड़ दिया, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहां पर sp3 है, यहां पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। यहां तक ये आपका बोरेक्स वाला पार्ट वगैरह खत्म हो गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो फटाफट कमेंट दो। अगली क्लास में लेसन खत्म पूरा हो जाएगा, शायद थोड़ा बहुत डाउट भी करा दूंगा, मतलब 2 लेक्चर में डाउट के साथ शायद पूरा खत्म हो जाएगा। जल्दी कमेंट दो।